अमीर और गरीब प्रेग्नेंट बहू का रहन सहन। संतोष के दो बेटे राजवीर और विक्रम थे, जिनकी शादी वो अनिका और शनाया से कर देती है। अनिका एक गरीब परिवार से आई थी, इसलिए संतोष उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, जबकि शनाया अमीर परिवार से काफी सारा दहेज लेकर आई थी, जिससे वो संतोष की चहेती बहू बन गई। शनाया बहू टेबल पर पैर पसार कर टीवी देख रही थी, वहीं अनिका रसोई में खाना बना रही थी। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये लड़की बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। हो अरे वाह, क्या खुशबू आ गई गाजर के हलवे की। तभी संतोष आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, यहाँ पर गाना गा रही है, खाना तो तुझसे बनता नहीं है, बेसुरी कहीं की। अगर गाजर का हलवा बन गया हो तो हमें खिला दे, या उसकी खुशबू ही घर में उड़ाती रहेगी। बस माँ जी, लाई अभी। ओहो, इस पर कुछ ठीक से आ भी नहीं रहा है। खाने का ऐड देखकर तो मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन मुझसे बनेगा नहीं। वो है ना जेठानी, उनसे कह देती हूँ, वो मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना देंगी। अरे ओ जेठानी जी, मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दीजिए। अरे सुन लिया आपने, या मुझे चलकर आना पड़ेगा वहां तक? नहीं नहीं शनाया, तुम बैठी रहो, मैं बना देती हूँ। उसके लिए कुछ बना रही है तो गट्टे की सब्जी मेरे लिए बना दियो, और हाँ, ज्यादा सी बनाइयो। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। ये सुनकर अनिका अपनी सास और देवरानी के लिए उनका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें खिला देती है, जिसकी वो तारीफ भी नहीं करते थे। ये पहली बार नहीं था जब शनाया बैठे बैठे हुक्म चला रही थी, वो भी अपनी जेठानी पर हमेशा हुक्म चलाती थी। भोली भाली अनिका भी उसकी एक आवाज पर घर का सारा काम कर दिया करती थी, या ये कहें कि संतोष ने खुद ही अनिका पर घर का काम करने का दबाव बनाया था। वैसा ही शनाया भी उसके साथ करती है। संतोष अपनी अमीर बहू शनाया को पलकों पर बिठा कर रखती थी, वो उससे घर पर एक सुई भी नहीं उठवाती थी। उसका काम सिर्फ आराम फरमाने का था। तभी ठंडा पानी पीने के लिए शनाया रसोई में गुनगुनाते हुए आती है, आई आई या, आई 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 या। क्या बात है शनाया, आज तो तुम बहुत अच्छे मिजाज में हो। पर ये गाना जो तुम गा रही हो, ये आई 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 नहीं होता, ये ऐसे होता है। My patience is waning and this entertaining. My patience is waning, is this entertaining? I got this feeling, yeah, you know, I am losing all control. आपको क्या लगता है मुझे ये गाना नहीं आता? मैं तो ऐसे ही गा रही थी बस, और मैं आई 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 ही गाऊंगी। समझ आया आपको? 2 इंग्लिश लाइन क्या गाली, अपने आप को शकीरा समझ रही हो। ये सुनकर शनाया वहां से 9-11 हो जाती है। अनिका घर का काम कर रही थी, अचानक से उसे बहुत थकान होती है। वो चाय बनाकर सास को देने जाती है, इतने में वो बेहोश हो जाती है। तभी उसका पति राजवीर आकर उसको संभालता है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता है और कहता है, माताजी, खुशखबरी है, मिठाइयाँ बांटिए, आपकी बहू गर्भवती है। एक बार आप हॉस्पिटल में भी दिखा लीजिए। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो 2 बच्चों की मां बनने वाली है। क्या क्या डॉक्टर साहब, आप सच कह रहे हैं? मुझे 2 जुड़वा बच्चे एक साथ होने वाले हैं। सुना मां आपने? हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। तू तो ऐसे उछल रहा है जैसे पता नहीं करोड़पति बन गया हो। अरे जुड़वा बच्चे ही तो जन्म देने वाली है। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत कम नसीब वाले होते हैं जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं, और आप तो जुड़वा बच्चों की दादी बनने वाली हो। डॉक्टर साहब, ये गुड न्यूज़ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए पैसे, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। ये कहकर राजवीर उसे बाहर छोड़ने जाता है तो शनाया कहती है, ओह गॉड, अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो क्या मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना। माँ जी, मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। चिंता मत कर बहू, मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। यही करेगी गरीब कहीं की, इसे ही नौकरानी बनाकर रखेंगे हम, चाहे एक साथ 2 बच्चों को जन्म दे दे या 10 बच्चों को। ओ मेरी प्यारी माँ जी।
तभी अनिका ये बात सुन लेती है कि शनाया भी उल्टी करने लगती है। उसे देखकर संतोष इतना खुश होती है और कहती है, अरे शनाया बहू, ये ले पानी पी। लगता है तू भी गर्भवती है। अब तो एक घर में खुशियां ही खुशियां, किलकारी आने वाली हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अरे अच्छा हो गया, अब देवरानी जिठानी के एक साथ बच्चे होंगे और इस घर में 3 बच्चों का स्वागत होगा। हाँ हाँ, चल बहू, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल में ले चलती हूँ। इसका तो चेकअप हो ही गया है। जी माँ जी, चलिए। तभी संतोष फौरन अपनी अमीर बहू को हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवा देती है और उसके गर्भवती होने की बात से बहुत खुश होती है। अगले दिन ही वो अपने हाथों से उसके लिए घर में संतरे का जूस निकालकर उसे पिलाती है। वहीं अनिका सास के कहने पर झाड़ू लगा रही थी और सास को अपनी देवरानी की सेवा करते हुए देख कहती है, यहाँ मैं 2 बच्चों को जन्म देने वाली हूँ और माँ जी ने एक बार भी मेरे सामने अपनी खुशी नहीं जताई। वहीं जब बात देवरानी की हुई तो वो खुशी से उछल पड़ी, फौरन हॉस्पिटल गई और अपने हाथ से जूस भी बनाकर पिला रही हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब और वो अमीर है। साजिश में शामिल सारा जहां है। उसके आंसू देख राजवीर सब समझ जाता है और अपनी पत्नी को गले लगाकर कहता है, अनिका, अनिका फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जल्दी से काम खत्म कर लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। जी राजवीर जी। वो काम खत्म करके जा ही रही होती है कि संतोष बोलती है, अरे ओ अनिका की बच्ची, कहाँ जा रही है पर्स लेकर? घर का सारा काम हो गया। शनाया को आम खाने का मन कर रहा है, जरा आम काट दे उसे। माँ जी, ये तो वो खुद भी कर सकती है। अच्छा, अब अपनी सास को बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं। पता है ना तुझे, वो घर का एक काम नहीं करेगी। अमीर घर से आई है, तेरी तरह गरीब घर से नहीं, तो ये सब तुझे ही झेलना पड़ेगा। सास को दूसरा जवाब देने से बेहतर वो जल्दी से आम काटकर अपनी देवरानी को दे देती है। फिर वो राजवीर के साथ चली जाती है, जहां डॉक्टर राजवीर को उसके जुड़वा बच्चों की दिल की धड़कन भी सुनाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर उसे आराम करने की कहते हैं। पर संतोष ऐसा कहां होने देने वाली थी। वक्त गुजरता है, दोनों 8 महीने की गर्भवती हो जाती है। इस बीच संतोष अनिका से खूब काम करवाती है, चाहे कपड़े धोना हो या बर्तन धोना। वो सिर्फ शनाया का ही ख्याल रखती थी, जिससे कि अनिका को बहुत तकलीफों से जूझना पड़ता है। वो उसे पोषण युक्त खाना भी कम खिलाती है, लेकिन राजवीर उसका बहुत ख्याल रखता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी भर गया था। बड़ी मुश्किल से विक्रम दफ्तर से घर लौटता है। विक्रम शनाया से उसके हालचाल पूछ रहा था, इतने में उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है, अरे लगता है शनाया तुम्हें लेबर पेन हो रहा है, लेकिन इतनी मुश्किल में तुम बाहर कैसे जाओगी? सारे रोड जाम है, तेज बारिश हो रही है, अब क्या करें? माँ, भाभी जल्दी आइए, शनाया की तबीयत खराब हो रही है। तभी वहां घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। अरे देवर जी, हम शनाया को इस हाल में बाहर नहीं ले जा सकते। खतरे से खाली नहीं है और डिलीवरी होने ही वाली है। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इसकी जानकारी है। शनाया के बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? तू उसकी डिलीवरी करेगी? कहीं तूने उसके बच्चे को कुछ कर दिया तो? माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं भला शनाया के साथ ऐसा क्यों करूंगी? माँ, वक्त बहुत कम है। भाभी, आप मेरी शनाया और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तभी बेटे की बात मानकर संतोष अनिका के साथ उसकी डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद शनाया को बेटी होती है। तभी शनाया अपने बच्चे को स्वस्थ देखकर रोते हुए अनिका से कहती है, जेठानी जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया और खुद आराम फरमाती गई, फिर भी आपने मेरी मदद की। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, जबकि जुड़वा बच्चे होने पर तेरा ख्याल रखना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, जो हो गया जाने दीजिए। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बारिश बंद हो गई है, पानी भी नहीं है। माँ, मैं गाड़ी में अनिका को लेकर चलता हूँ, आप उन दोनों को भी लेकर चलिए, डॉक्टर की जरूरत उन्हें भी है। तभी राजवीर अनिका को कार में बिठाता है और शनाया का बच्चा और उसे भी लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जच्चा और बच्चा दोनों का चेकअप करता है। वहीं कुछ देर बाद अनिका एक प्यारी सी बेटी और बेटे को जन्म देती है।
राजवीर और संतोष दोनों बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और उनकी खुशी के आंसू छलक आते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब किसान था। परिवार में उसकी पत्नी ममता, बेटा चंदन और बेटी मेघा के साथ बूढ़ी हीरा मणि भी रहा करती थी। दीना का गरीब परिवार खून पसीना बहाकर खेती बाड़ी करता था। दीना की बेटी मेघा हर रोज शिव मंदिर जल चढ़ाने जाया करती थी। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी आना, आज फसल की कटाई करनी है। मंदिर आकर मेघा आंसू भरी आंखों से जल चढ़ाकर कहती है, भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मेरे काले रंग के कारण हर कोई मुझे गरीब की बेटी को ठुकरा कर चला जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी तरह मेरे गरीब परिवार वालों का रंग भी पक्का और काला है। मेरा घर बस जाए इसलिए बाबूजी के पैर मिट्टी में सने रहते हैं। दया करो भगवान। मेघा की प्रार्थना में छिपी परेशानी को वहां खड़ी शालिनी सुन लेती है। तभी मेघा की नजर शालिनी की ओर तेजी से बढ़ रहे जहरीले बिच्छू पर जाती है और मेघा बिना अपनी जान की परवाह किए बिच्छू को अपने हाथ से मार देती है। तभी एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है और शालिनी मेघा को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर बिच्छू का जहर फैलने से रोकने के लिए उसे इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ देर बाद मेघा होश में आती है। भगवान का शुक्र है बेटी, जो तुम होश में आ गई। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। फिर शालिनी गाड़ी में बिठाकर मेघा को उसके घर छोड़ देती है। बस यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है। घर आकर शालिनी का मन सारा वक्त मेघा की सादगी और साथ ही उसके घर में घिरी गरीबी में घुलता रहा। अगले दिन शालिनी शगुन लेकर मेघा के घर आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना बहन जी। चंदन, कुर्सी लाना, मैं पानी लाती हूँ। मेघा का गरीब परिवार अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर शालिनी का स्वागत करते हैं और शालिनी कहती है, भाई साहब, मुझे आपकी मेघा पसंद आ गई है। मुझे ऐसी ही गुणों से भरी हुई बहू चाहिए थी जो मेरे घर को संभाल ले। ये सुनकर गरीब दीना की आंखें भर आईं और वो शालिनी के आगे हाथ जोड़कर बोल पड़ा, बहन जी, ये तो मेरी मेघा की खुशनसीबी है जो बड़े घर की बहू बनेगी। कुछ ही दिन में शालिनी अपने बेटे हर्षित की शादी मेघा से कर देती है और आखिरकार एक गरीब के घर की बेटी बड़े घर की बहू बन जाती है। इस तरह समय ढलता है। मेघा अपने ससुराल में ढल जाती है। तभी एक रोज, मेघा बहू, कल अब्रॉड से तेरी ननद नताशा आ रही है, उसका कमरा ठीक कर देना। अगले दिन दरवाजे की डोर बेल बजती है। ये देखकर मेघा दरवाजा खोलती है। नताशा ने शॉर्ट स्कर्ट टॉप पहना था। अपनी आंखों पर से गुस्से से गॉगल्स उतारते हुए वो कहती है, ओह गॉड, ये मम्मी ने भी घर में कैसी काली पीली नौकरानी रख ली है। मम्मी, डैडी, हर्षित भैया, कहाँ हो आप सब? अरे देख लो माँ, आते ही अफलातून की तरह चिल्लाने लगी है नकचड़ी नताशा। हर्षित भैया, ये कैपुचिनो कौन है? नताशा, यही तो है तुम्हारी भाभी। ये सुनकर नताशा मेघा के कालेपन से चिढ़कर उसकी बेइज्जती करती है। हाउ मीन मम्मी, आखिर आपने इनमें देखा क्या? मेघा भाभी हमारी फैमिली से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कहाँ हमारी फैमिली इतनी फेयर, इतनी गोरी, और कहाँ ये काली भाभी? अरे बस करो नताशा, ये क्या काले गोरे की रट लगाई बैठी हो? मेघा तुम्हारी भाभी है। अगर तुम उसे अपना नहीं सकती तो बहू को बुरा भला भी मत कहो। सुनील की फटकार सुनकर नताशा गुस्से में पिनकते हुए पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। जब कभी नताशा मेघा को अकेले पाती तो उसके काले रंग के लिए उसे कोसती रहती। फिर एक दिन सुनील के पास मेघा के मायके से फोन आता है। अजी सुनती हो हर्षित की माँ, मेघा बहू के मायके वालों ने नए घर की नींव रखी है तो हमें दावत पर बुलाया है। नताशा ध्यान रहे, मेघा बहू के मायके में कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। डोंट वरी डैडी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। बल्कि अपनी ब्लैक टी भाभी के ससुराल वालों को भिगो भिगो कर बेइज्जती के जूते मारूंगी। थोड़ी देर में काली बहू के गोरे ससुराल वाले मेघा के मायके आते हैं, जहां मेघा के मायके वालों का काला रंग देखकर नताशा के हाथ जैसे मेघा की बड़ी दुखती नस पकड़ में आ जाती है। ओह गॉड, ये मेघा भाभी के मायके वाले तो साउथ अफ्रीकी निकले। अब मजा आएगा। प्रणाम माँ जी। जीते रहो समधी जी। नताशा, दादी माँ के पैर छुओ।
प्लीज डैडी, मुझे इस ब्लैक टी बुढ़िया के पैर नहीं छुए जाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो इन काले काले लोगों को देखकर ही घिन आ रही है। बस करो नताशा, यहाँ कोई तमाशा क्रिएट मत करो। चंदन बेटा, जल्दी से मेघा के ससुराल वालों के लिए नाश्ता ले जा। जी माँ। चंदन सभी के लिए नाश्ता ले आता है और जैसे ही वो नाश्ता नताशा को देता है, चंदन का हाथ नताशा के हाथों में टच हो जाता है, जिस पर नताशा चिढ़कर चंदन पर चिल्ला पड़ती है। हाउ डेयर यू काले कलूटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, माफ कर दीजिए नताशा जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया। बंद करिए बहाने बनाना, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नताशा चुप हो जाओ। इसके बाद शालिनी नताशा को गुस्से में आंखें दिखाती है, जिसके बाद नताशा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और देखते ही देखते शाम ढल जाती है। तभी दीना घर की लाइट जलाता है और इतने में बल्ब फ्यूज हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नताशा एक बार फिर उनकी बेइज्जती करती है। अरे रहने दीजिए अंकल जी, अब जिस घर में इतने सारे काले काले लोग रहते हैं वहाँ बल्ब तो फ्यूज होगा ही, फिर चाहे आप तेज ट्यूबलाइट जलाएं। बल्ब या मरकरी, मगर अपने चेहरे के कालेपन का क्या करेंगे? बस करो नताशा, तुम जब से आई हो मेरे ही सामने मेरे मायके वालों का मजाक बनाई जा रही हो। गोरेपन का इतना गुमान अच्छा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये गोरा रंग एक ना एक दिन ढलना ही है। यू ब्लडी ब्लैक टी, 2 कौड़ी की काली कलूटी मेरे आगे भाषण झाड़ रही है। तुम जैसे बदसूरत लोग तो हमारे धूल बराबर में भी नहीं थे। ये तो मैं इंडिया में नहीं थी, इसीलिए मेरे सीधे साधे फैमिली वाले तुम गए गुजरे गरीब के चाल में फंस गए, वरना तुम काले लोगों की क्या औकात थी हम जैसे गोरे फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने की? सर से पांव तक कोयले की तरह काले हो। अरे कोयला भी एक पल को सिगड़ी जलाने के काम आता है, तुम जैसे निकट्टू तो किसी काम के नहीं। नताशा के मुंह से इतना सुनकर मेघा के काले मायके वालों की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद शालिनी नताशा को एक थप्पड़ मारकर उसे घर ले जाने लगती है। समधन जी, समधी जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शायद हमारी परवरिश में कोई खोट रह गई थी, इसलिए मेरी बेटी घमंड से भर गई है। चलो नताशा। शालिनी अपने पूरे परिवार के साथ घर चली आती है और मेघा का मन मायके वालों की बेइज्जती की बातों में हर दिन घुलता ही जाता है। मगर इतने के बाद भी नताशा के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता। एक रोज नताशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर शॉपिंग के लिए बाहर जाती है, जहां मॉल के बाहर एक जीप में खड़े कुछ लुच्चे लड़कों की गैंग उसके कपड़ों को घूरे जा रहे थे। अरे रॉकी, वो देख, सामने मॉल से क्या मस्त आइटम निकल रही है। अरे चल मोंटी, आज कुछ तूफानी करते हैं। रॉकी नताशा का रास्ता रोककर उसे छेड़छाड़ करने लगता है। हे सेक्सी, कहीं जा रही हो? हाँ, कहो तो हम छोड़ दें, चाहो तो लॉन्ग ड्राइव पर भी चल सकते हैं। नो थैंक्स नताशा, तुम जैसे लुच्चों के मुंह नहीं लगती, मेरा रास्ता छोड़ो। छोड़ देंगे, इतनी क्या जल्दी है। रॉकी भरे बाजार में नताशा का हाथ पकड़ लेता है। इतने में नताशा चीख पड़ती है। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर चंदन वहां आ जाता है। अरे ये तो दीदी की ननद नताशा है, और ये तो मेरे कॉलेज का लफंगा रॉकी है। रॉकी, छोड़ दे नताशा को। अबे क्यों बे काले खजूर, तेरी क्या लैला लगती है ये। फिर रॉकी बुरी नियत से नताशा को घूरने लगता है, जिस पर गुस्से में आकर चंदन रॉकी का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। इतने में पुलिस वहां आकर उन्हें पकड़ कर ले जाती है और चंदन अपने घर छोड़ता है। घर आकर नताशा रोते हुए अपने परिवार वालों के सामने पूरी बात बताती है और अगले दिन नताशा अपने परिवार वालों के साथ मेघा के मायके आती है। नताशा की आंखें शर्म से झुकी थी। आंटी, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने गोरेपन के घमंड में उस दिन आप सभी को काला, बदसूरत और न जाने क्या क्या कह दिया, मगर कल चंदन ने मेरे लिए जो किया, मैं उसकी एहसानमंद हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि काला गोरा कुछ नहीं होता, इंसान की सुंदरता उसके मन से होती है। बेटी, जो हो गया सो हो गया, हमने उस बात को भुला दिया है, तुम भी भुला दो। समधन जी, मेरी नताशा को अपना लीजिए, इसे ठुकराइए मत। ये आपके बेटे चंदन को चाहने लगी है। बड़े वक्त बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, इसलिए आप जैसे सरल स्वभाव वाले परिवार में इसे जोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर आखिर में मेघा अपने काले मायके वाले और गोरे ससुराल वालों का मुंह मीठा करती है और उस दिन के बाद से नताशा का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज दोनों ही घर आंगन में खुशियां ही खुशियां हैं।